आज अगर एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट 5 लाख रुपए है, अगले साल सेम सर्जरी की कॉस्ट हो जाएगी 5,70,000 रुपए, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है और इसीलिए देश के 70-80% लोग सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल दूर होते हैं गरीब बनने से। सिर्फ एक झटके में जितना पैसा आपने पूरे जीवन भर सेव किया था अपनी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, सब खत्म हो जाता है। और फनी बात तो यह है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, बट सरकार आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर टैक्स बेनिफिट देती है, क्योंकि सरकार भी इनडायरेक्टली आपको यही बोलती है हमारे भरोसे मत बैठो, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले ही लो। उससे भी ज्यादा फनी बात यह है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले भी लिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि अब आप टेंशन फ्री हो जाओगे। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स कोई पढ़ना नहीं चाहता, काफी लंबे होते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर कंपनी आपको पॉलिसी बेचते वक्त ये टर्म्स एंड कंडीशंस जानबूझकर छुपा लेगी। और जब आपका टाइम आएगा हॉस्पिटलाइजेशन का, आप क्लेम फाइल करोगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सो एंड सो ट्रीटमेंट तो आपकी पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है। आपको लगेगा आपके साथ धोखा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बट आप प्रूव कैसे करोगे? और कई बार तो आपको क्लेम मिलना बिल्कुल बनता है, आपकी पॉलिसी में वो कवर्ड भी है, बट फिर भी कुछ कंपनीज और उनके कुछ सो कॉल्ड एम्प्लॉइज इतने गिर जाते हैं कि इंसान के बुरे वक्त में उसको धमकी देकर जाते हैं, निकलवा लो दम है तो, हम तो नहीं देंगे पैसा। ये इशू रिसेंटली किसी के साथ हुआ, उस बंदे को क्लेम मिल गया, गुड फॉर हिम, बट सैड रियलिटी यही है कि कंपनी तब तक बैठी रही जब तक ये इशू सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ। बट 100 बात की एक बात, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वी आर योर कस्टमर्स नॉट बिकॉज वी वांट टू बी बट बिकॉज वी हैव टू बी। ऐसा आपको इंश्योरेंस कंपनी को बोलना है, और ना चाहते हुए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बट सिंपली पॉलिसी लेकर बैठ जाना और ये उम्मीद करना कि सब चंगा है, ऐसा बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपको जागरूकता की जरूरत है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज करोगे, और जितना आपको पता होगा कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, उतना ही आप अपना हक मांग सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। और मैं आपको वो सारे पॉइंट्स समझाऊंगा जो कंपनी नहीं चाहती आपको पता चले। दिस इज मनी माइंडेड मंदी, वेलकम बैक टू एलएलए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस? अगर आपको पहले इंट्रो में डर नहीं लगा था या इंट्रो स्किप करके सीधा यहाँ पर आए हो तो फिर से सुन लो। सिंपल सा सवाल है, अपने आप से पूछो आपके पास आज कितनी सेविंग्स हैं, और अगर 10-15 लाख रुपए का मेडिकल बिल आ गया तो क्या आप अपनी सेविंग्स में से वो फुली पे ऑफ कर सकते हो, या आपको लोन वगैरह लेना पड़ जाएगा? अगर आप फुली पे ऑफ कर भी सकते हो तो नेक्स्ट सवाल ये पूछो कि ये जितना टाइम आपको 10-15 लाख रुपए जोड़ने में लगा था, वो टाइम आपके लिए कितना बड़ा कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम ही तभी करती है जब आप पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड छोड़ते हो। तो अगर आपने अपने रिटायरमेंट गोल में जो पैसा जोड़ा हुआ है या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा जोड़ा हुआ है, उसको कुछ सालों बाद आपने ऐसे तोड़ दिया, तो वो नंबर कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे जो नंबर आपने पहले सोचा हुआ था। अब बात आती है कि कितना आइडियल कवरेज होना चाहिए हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। इसका भी जवाब बहुत सिंपल है। पहले तो आप डिसाइड करो आप रहते कहाँ हो। रूरल एरियाज में काफी कम कवर चाहिए, टियर 2 टियर 3 सिटीज में थोड़ा ज्यादा, और टियर 1 में बहुत ज्यादा। फिर आप देखो जहां आप रहते हो वहां पे मेडिकल बिल्स कितने आते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ हार्ट सर्जरी कितना है वहां पर, और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं और उसकी वजह से आपके हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं नॉर्मल लोगों से, तो आपको ज्यादा कवर चाहिए। मतलब कि ये नंबर सबका अलग अलग हो सकता है, बट अगर स्टैंडर्डाइज करें तो बच्चों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए और बड़ों के लिए कम से कम 10 लाख का कवर आज की डेट में आपके पास होना ही चाहिए। बोल बोल के क्या बताऊं, दिखाई देता हूं ना। देखो, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर आपको जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में मिल ही जाएगा। ये पॉलिसी बाजार से स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है हमेशा की तरह, बट अफिलिएट जरूर है। मंजे आपको अगर ये सारी नॉलेज वैल्यूएबल लगती है, आपके जीवन में इसका कुछ फायदा है और आपको हमारे काम को सपोर्ट करना है, तो आप वो लिंक यूज करके अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब खरीदोगे तो आप हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दोगे। तो वेबसाइट पर जाते ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर जाना है, उसके बाद एक छोटा सा फॉर्म है वो भरना है। इसमें आपको अपना फुल नेम, एज और कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस अगर आपको हैं तो वो मार्क करनी है। मेरे को कुछ नहीं है तो नन ऑफ दीज। उसके बाद अगर मैंने यहाँ से सिंपली कवर सेलेक्ट कर लिया, 10 से 24 लाख तक की रेंज में मुझे इंश्योरेंस पॉलिसीज चाहिए, और मैं अभी 28 साल का हूँ विद नो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, तो मेरे पास मंथली प्रीमियम्स है 702 रुपए, 730, 615, 640, 800, 1000 रुपए। तो बॉलपा फिगर 600 से 1000 रुपए पर मंथ में आपको अराउंड 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 40-50% ऊपर ही मान के चलो, क्योंकि कुछ राइडर्स भी आप ऐड कर सकते हो और टॉप अप या सुपर टॉप अप पॉलिसी भी आप ले सकते हो। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा, और उसके बारे में वीडियो में बताया भी आगे। तो मतलब 1000 से 1500 रुपए के बीच में आपके पास एक 10 लाख रुपए का बेस कवर और उसके साथ में 20 या 30 लाख रुपए की सुपर टॉप अप पॉलिसी भी मिल जाएगी। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप जवान हो, बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के, बिना किसी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के और ठीक ठाक कमा लेते हो, तो मिनिमम वाला कवर क्यों लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन भी 14% है, और यंग एज में बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के आपका प्रीमियम भी कम आएगा। ऐसे तो इसका प्रीमियम एज के साथ बढ़ता है, टर्म इंश्योरेंस की तरह फिक्स नहीं होता है, बट प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होने की वजह से फ्यूचर में अगर आपने कवर बढ़ाया तो उसका प्रीमियम तो और महंगा हो जाएगा।
नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। एक होता है फैमिली फ्लोटर, दूसरा होता है इंडिविजुअल प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान मतलब कॉम्बो, यानी प्रीमियम बचाने की निंजा टेक्निक। आपका 4 लोगों का परिवार है, आप, आपके स्पाउस और आपके 2 पेरेंट्स। तो बजाय सबका अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेने के आप चारों लोगों का एक कॉम्बो प्लान ले सकते हो, उसको बोलते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान। इसका प्रीमियम 4 इंडिविजुअल प्लान्स के मुकाबले कम आएगा, बट इसका नुकसान है। नुकसान क्या है? अगर आप 4 इंडिविजुअल प्लान्स लेते हो, चारों में 10 लाख का कवर लेते हो, तो हर इंसान के पास अपना प्राइवेट 10 लाख का कवर है। बट आपने 10 लाख रुपए का फ्लोटर प्लान ले लिया जिसमें 4 लोग कवर्ड हैं, तो हर बंदे के पास 2.5 लाख का कवर है, मतलब एवरेज। क्योंकि ये 10 लाख का कवर 4 लोगों के बीच में एक शेयर्ड कवरेज है। अगर एक साल में किसी एक फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसका मेडिकल बिल बनता है 7 लाख रुपए, तो अब उसी साल पूरे परिवार के लिए टोटल बस 3 लाख का कवर ही बचेगा और नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू हो जाएगा 10 लाख पे। फ्लोटर प्लान लेना भी है ऐसे सिचुएशन में तो 10 लाख की बजाय 20 लाख का लो, और फिर भी एक सेफ अजम्पशन आपको लेना ही पड़ेगा कि यार एक साल में ऐसा हार्डली कभी होगा कि चारों के चारों लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है एंड कवर एग्जॉस्ट हो जाए। तो 20 लाख 4 लोगों में फिर सेंस बनाएगा। एक और नुकसान ये है कि अगर आपने, मान लो मैंने और मेरी वाइफ ने, जो कि फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने और मेरी वाइफ ने मेरे माँ बाप के साथ मिलकर एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लिया। अब क्योंकि मैं और मेरी वाइफ हम तो फिट एंड फाइन है, हेल्दी हैं, यंग हैं, तो हमारा प्रीमियम तो कम होना चाहिए, बट पेरेंट्स को डायबिटीज है या बीपी है या जो भी है, उनके हिसाब से प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, एल्डेस्ट मेंबर की एज और एल्डेस्ट मेंबर की प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस उठा करके जो प्रीमियम का रेट है वो फिक्स कर देती है, और हम लोग जो फिट एंड फाइन है और काफी यंग है पेरेंट्स के कंपैरेटिवली, हमको भी उसी रेट से प्रीमियम देना पड़ता है। दिस इज वाई पेरेंट्स का अलग फैमिली फ्लोटर बना लो और आप और अपनी स्पाउस का अलग फैमिली फ्लोटर बना लो, ताकि सेम एज के लोग एक ग्रुप में कंबाइन हो सके, और फिर मजे से सेक्शन 80D में दोनों पॉलिसीज का ही टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर लेना। अब बात करते हैं वो सारे झोल्स की या वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की जो कंपनीज नहीं चाहती आप लोगों को पता चल जाए। झोल नंबर 1, सब लिमिट्स। बहुत सारे प्लान से आपको ललचाया जाएगा कि सर इसमें तो 50 लाख रुपए का कवरेज है और प्रीमियम तो पीनट्स है जी, पीनट्स। आप उधर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको ज्यादा सोचने दिया ही नहीं जाएगा और आपसे फटाफट साइन करवा लिए जाएंगे। आपको भी यही लगेगा ना 50 लाख रुपए और प्रीमियम 10-15 हजार रुपए है। अब झोल सुनो, झोल ये है कि 50 लाख रुपए का कवर आप जीवन में कभी भी क्लेम नहीं कर पाओगे। असल में उस पॉलिसी में भर भर के अलग अलग डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट्स पर एक सब लिमिट लगा रखी होती है। मतलब कि टोटल कवर है 50 लाख का, पर आप कैटरैक्ट की सर्जरी करवाने आओगे तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब कि टोटल कवर है 50 लाख का, पर आप एंजियोप्लास्टी की सर्जरी करवाने आओगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और यूजुअली ये वही ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप ज्यादातर करवाने जाओगे हॉस्पिटल में। तो अगर आपने इस झोल में फंसकर कोई पॉलिसी ले ली है और मान लो आपका मेडिकल बिल बना है 6 लाख रुपए का, हो सकता है उसमें से आपको 2 लाख का ही कवर मिले, 4 लाख रुपए आपको फिर भी अपनी जेब से भरने पड़ जाएंगे। दिस इज वाई सस्ते प्रीमियम के चक्कर में बिल्कुल लालच नहीं करना है, और पॉलिसी सेलेक्ट करने से पहले सब लिमिट्स चेक कर लेना। आइडियली आपकी पॉलिसी में कोई भी सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब झोल नंबर 2 आता है रूम रेंट कैप। एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बहुत बढ़िया। अब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, आप जाते हो हॉस्पिटल में, किसी रूम में एडमिट हो जाते हो। उस रूम का जो एक दिन का भाड़ा है वो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं रूम रेंट कैप, जो कि आपके सम अश्योर्ड का 1% होती है, यानी 10 लाख का 1% 10,000 रुपए। अब आपको लगेगा इतनी भी क्या बड़ी बात है, अगर मुझे 5 दिन के लिए भी एडमिट होना है और मैं 10,000 की बजाय 12,000 वाला रूम ले लेता हूँ, तो हर दिन 2-2 हजार रुपए मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा, यानी पूरे 10,000 रुपए मैं अपनी जेब से पे करूंगा। और जो मेरा 7 लाख रुपए का जो सर्जरी का बिल है वो तो कंपनी से मिल ही जाएगा, यानी 6,90,000 मिल जाएगा और 10,000 मैं पे कर दूंगा। यू आर क्यूट। ऐसा होगा नहीं। आपके हॉस्पिटल बिल में लिखे हुए मेजॉरिटी एक्सपेंसेस लिंक होते हैं आपके रूम रेंट की कैप से। यानी अगर 12,000 रुपए का रूम था, उसमें से अगर आपको 10,000 रुपए ही मिलने वाले हैं क्लेम में, तो मतलब आपको 83% का क्लेम मिला। तो आपके ओवरऑल बिल में भी आपको 83% ही मिलेगा, यानी 5,80,000 के आसपास, यानी 1,20,000 रुपए का चूना आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। दिस इज वाई आइडियली आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई रूम रेंट का कैप भी नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर रूम रेंट का कैप नहीं होगा तो ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा, पे कर देना, सुखी रहोगे। पर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप किसी भी रूम में ट्रीटमेंट ले सकते हो, एसी, नॉन एसी, डीलक्स स्वीट, प्रेसिडेंशियल स्वीट, कुछ भी। आप ऐसे सोचो ना, ये कोई सरकारी स्कीम थोड़ी है जिसमें मुझे एक नॉर्मल वार्ड में ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो योजना के अंडर हो रहा है। आप एक प्राइवेट कंपनी को उसका मुंह मांगा प्रीमियम दे रहे हो, तो आपको सर्विस भी टॉप नॉच मिलनी चाहिए। तीसरा झोल आता है कोपे, मतलब थोड़ा आप दे दो और थोड़ा हम दे देंगे। कई पॉलिसीज में आपको लिखा हुआ मिलेगा 20% या 30% कोपे। इसका मतलब ये कि अगर आपका 10 लाख का बिल आ गया ना, तो 3 लाख आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा और 7 लाख आपको इंश्योरेंस क्लेम से मिल जाएंगे।
चलेगा आपको ये? मेरे को तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों भर रहा हूँ? ताकि फ्यूचर में आने वाले लाखों रुपए के हॉस्पिटल बिल से मुझे छुटकारा मिल पाए। मैं जो आज पैसा सेव कर रहा हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, रिटायरमेंट के लिए, वो उसी जगह लगे, ये मेडिकल बिल में ना वेस्ट हो जाए, इसीलिए तो भर रहा हूँ ना। तो 10 लाख में से 3 लाख देने ही पड़ जाए, ऐसी पॉलिसी का क्या फायदा? को पे की रियलिटी बताऊं, अभी तो आपको लग रहा है कि 20% ही देना पड़ेगा। 20% किस पे लगेगा ये भी सोचना पड़ेगा। को पे, रूम रेंट और जो डिजीज का सब लिमिट है, खूब कटेगा आपका पैसा जब मिल बैठते हैं ये तीन यार। आपको एक ही एग्जांपल से समझाता हूँ ये तीनों को कंबाइन करके। मैंने निकाला है स्टार हेल्थ का पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी में मिल जाएंगे, ये बस एक एग्जांपल है। अब इन्होंने सबसे पहले रूम रेंट की लिमिट्स मेंशन करी हैं, जिसमें लिखा है अप टू 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। अप टू है, प्रॉपर 1% नहीं है। और आप यहाँ देखो 15 लाख का सम इंश्योर्ड लोगे तो आपको 7,000 का रूम रेंट मिलेगा। ये 1% भी नहीं है और 0.5% भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कम है। उसके बाद आपके आईसीयू की लिमिट अलग होती है, जिसमें अप टू 2% ऑफ सम इंश्योर्ड है, और 15 लाख के ऊपर सम इंश्योर्ड जाता है तो एक्चुअल चार्ज है। उसके बाद आती है डिजीज सब लिमिट। म्हणजे अगर आप 15 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हो तो आपको 30,000 रुपए का कैटरैक्ट ट्रीटमेंट अलाउड है, उससे ऊपर का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। यानी कैटरैक्ट का कॉस्ट आपका 50,000 गया तो 20,000 आपको पे करने, इधर 30,000 ही मिलेगा। अब आपको अगर नहीं पता, कैटरैक्ट के जो अच्छे वाले ट्रीटमेंट होते हैं मल्टीफोकल लेंसेज वाले, वो 1-1.25 लाख रुपए तक चले जाते हैं अच्छे खासे सिटी में या डिसेंट हॉस्पिटल में। आप वो ट्रीटमेंट अपनी इस पॉलिसी में तो करवा ही नहीं सकते हो। उसके बाद कई सारे डिजीजेस को इन्होंने क्लब कर दिया। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, मेडिकल रीनल डिजीजेस, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ लॉन्ग बोन्स। इन सारे डिजीजेज में आपको ओवरऑल 4 लाख की लिमिट मिलती है अगर आपके पास 15 लाख की पॉलिसी है तो। और तो और ऑल अदर मेजर सर्जरीज में भी आपको 3 लाख रुपए की लिमिट मिल रही है 15 लाख की पॉलिसी पे। थैंकफुली इन्होंने ऑल अदर मेजर सर्जरीज को डिफाइन कर रखा है, नहीं तो ये तो बहुत ही मिसयूज हो जाता। कोई भी आप डिजीज लेकर जाओ वो बोल देते ये तो ऑल में आता है, बट डेफिनेशन में भी बहुत कुछ इंक्लूडेड है। तो चांसेस आर आप कुछ भी डिजीज लेकर जाते हो वो इसमें से निकल गया तो आप 15 लाख तो क्लेम नहीं कर सकते हो। और अभी सब लिमिट्स खत्म नहीं हुए हैं, इन्होंने क्लेम इलस्ट्रेशन भी दिया है, वो समझो। मान लो बेस सम इंश्योर्ड है 15 लाख, यानी 15 लाख की पॉलिसी है आपकी, और आपका एक्चुअल क्लेम अमाउंट बनता है एक हॉस्पिटलाइजेशन का 10 लाख रुपए, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया सब लिमिट फॉर सीवीए 4 लाख रुपए, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई। ये सीवीए क्या है? सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसकी जगह कोई भी डिजीज लिख सकते हैं। ओवरऑल इन्होंने बस मेंशन किया है कि आपकी बीमारी इनमें से कोई एक है जिस पर 4 लाख की सब लिमिट लगती है। नाउ सब लिमिट फॉर सीवीए इन्होंने माइनस नहीं किया है, सिर्फ मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है, एडमिसिबल क्लेम अमाउंट, जो कि है 8 लाख रुपए। ये किधर से निकला? ये इन 4 पॉइंट से निकलता है। सबसे पहले लगाएंगे आपका रूम रेंट का लिमिट जितना अलाउड होना चाहिए, नॉट दी एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद लगाएंगे आईसीयू का लिमिट जितना अलाउड होना चाहिए। उसके बाद लगाएंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर का लिमिट, यानी आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो आपको अटेंड कर रहा है उसकी जो फीस है उस पर 25% आपका सम इंश्योर्ड ही अलाउड है, उससे ज़्यादा का पैसा आपको उसके लिए भी नहीं मिलने वाला है। और तो और एनेस्थीसिया और ओटी चार्जेस में भी आपको 50% ही लिमिट अलाउड है। इन सबको कंसिडर करके बनता है पॉइंट ए, जो इन्होंने ऐसे बोल्ड में लिखा है, और ये है 8 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद ये लगाएंगे को पे 30% का। अब आपको ध्यान क्या देना है, थैंकफुली आपके टोटल 10 लाख के क्लेम अमाउंट पे 30% कोपे नहीं लगा है, 3 लाख का कोपे नहीं लगा है, 2,40,000 का लगा है। अब ये किस पर लगा है 30%? 8 लाख रुपए पर। 8 लाख रुपए क्या है? एडमिसिबल क्लेम अमाउंट, ठीक है। एक बार आगे चलते हैं। 8 लाख में से 2,40,000 अपन ने माइनस करे तो आपका एडमिसिबल क्लेम अमाउंट आफ्टर कोपे जो लेस कर दिया अपन ने वो बना 5,60,000 रुपए। बट लास्ट में फिर क्या लिखा है? फाइनल सेटल्ड अमाउंट इज 4 लाख रुपए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 लाख रुपए की आपकी सब लिमिट थी। अब इन दोनों अमाउंट्स में लगता है विच एवर इज लोअर वाला रूल, और लोअर बना 4 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे 4 लाख रुपए। 15 लाख की पॉलिसी, 10 लाख का क्लेम, 4 लाख मिले। अगला झोल है वेटिंग पीरियड्स को लेकर, और ये अराउंड 5 तरीके के हो सकते हैं। पहला वेटिंग पीरियड होता है स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 30 दिन का, यानी आपने आज पॉलिसी ले ली तो 30 दिनों तक आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे। अब ये कुछ हद तक जरूरी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी प्लान सर्जरी होती है, आपको पता है कि अगले हफ्ते आपको सर्जरी करानी है, आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं और सर्जरी का कॉस्ट है 5 लाख रुपए, तो आप आज हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, 10,000 का प्रीमियम भरोगे, 5 लाख का कवर लोगे और अगले ही दिन जाके एडमिट हो जाओगे और बोलोगे मेरे को क्लेम चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस अवॉइड करने के लिए कंपनी का ये 30 दिन का वेटिंग पीरियड एग्जिस्ट करता है। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें एक एक्सेप्शन जरूर होना चाहिए और वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्या इसमें एक्सीडेंट्स अलाउड हैं। क्योंकि एक्सीडेंट तो प्लान हो नहीं सकता है ना। आपने आज पॉलिसी ली और कल आप ठुक गए बाइक से, तो आपको क्लेम मिलना चाहिए इस केस में।
सेकंड वेटिंग पीरियड होता है 90 डेज का, जो क्रिटिकल इलनेसेस के लिए है। तो पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से ही पूछ लेना कि भाई इसमें क्रिटिकल इलनेस का वेटिंग पीरियड कितना है, 90 डेज है या कुछ पॉलिसीज में उससे कम भी है, और कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस उसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद अगर आपको मैटरनिटी क्लेम्स करने हैं तो 9 से 36 महीने का वेटिंग पीरियड उसमें भी होता है। पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर कर सकता है, और अगर आपको चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट्स आपकी पॉलिसी में तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से पूछ लेना है। अगला आता है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ रिलेटेड या कोई हार्ट कंडीशन है और उससे रिलेटेड आपको इलाज करवाना है तो फिर आपको ये वेटिंग पीरियड सर्वाइव करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप वो पर्टिकुलर इलाज का क्लेम इस पॉलिसी से कर पाओगे। यूजुअली काफ़ी पॉलिसीज़ में 3 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, इसीलिए मैं बोला जब आपको बीमारियां नहीं हैं तब पॉलिसी ले लो। और फिर फाइनली आता है वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग डिजीजेस, यानी ये बीमारियां आपको हो सकता है आज हो भी ना, बट अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद भी ये बीमारी आ गई तो भी आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। मोस्टली सारी पॉलिसीज में 2 साल का पीरियड होता है, आपको वेट करना पड़ेगा तभी आप ये ट्रीटमेंट करवा पाओगे। इसमें इंक्लूडेड है ENT डिसऑर्डर्स, हर्निया, कैटरैक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस एंड और क्या होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, और भी कुछ नाम होते हैं। ये होते हैं स्लो ग्रोइंग डिजीजेस। उसके बाद एक और मस्त झोल आता है रिस्टोरेशन ऑफ सम अशोर्ड। मतलब कि अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, आपने 10 लाख का कवर 1 साल में ही एग्जॉस्ट कर दिया, अब आपको एंजाइटी हो जाएगी कि यार बचे हुए महीनों के लिए मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर ही नहीं है। बात तो सही है, तो आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन का फीचर हो सकता है, यानी अगर आपने 1 साल में अपना पूरा कवर एग्जॉस्ट कर दिया है तो बचे हुए मंथ्स के लिए आपका कवर वापस से उतने ही अमाउंट पर रिस्टोर हो जाएगा। अब आपको सुन के ही समझ आ जाना चाहिए कि कुछ तो झोल होगा, नहीं तो फिर अनलिमिटेड कवर क्यों नहीं मिल रहा है भाई अपन को। एक कंडीशन ये हो सकती है कि साल में एक ही बार रिस्टोर होगा, यानी 10 लाख का पॉलिसी है तो आपको एक बार रिस्टोर होकर 10 लाख और मिल जाएगा, पर 2 बार एग्जॉस्ट कर दिया तो तीसरी बार नहीं मिलेगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि रिस्टोर होने के बाद वो कवर आप दूसरी बीमारियों के लिए यूज कर सकते हो, पर सेम बीमारी से हॉस्पिटलाइज हुए तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसको कभी भी ये मत समझना कि ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अमेजिंग है, बट इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है और इसकी कंडीशंस आपको पहले से पता होंगी तो आप बेटर प्रिपेयर्ड हो। अगर आपने सही में एग्जॉस्ट कर दिया है कवर और आपको पता है कि कुछ सिनेरियो में तो आप यूज कर पाओगे रिस्टोरेशन वाले को, बट बाकियों के लिए आपको अपनी सेविंग्स पर रिलाई करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आप उस साल थोड़ा खर्चा कम कर सकते हो ना। उस साल आईफोन मत खरीदना। तो पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से ही ये पूछना, मुझे ये बताओ कि कौन कौन से सिनेरियोज में ये रिस्टोरेशन का बेनिफिट मेरे काम नहीं आएगा, क्या क्या चीजें ये कवर नहीं करेगा, वो मेरे लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोनल पॉलिसीज। कई पॉलिसीज होती हैं पैन इंडिया और कुछ पॉलिसीज होती हैं जोनल पॉलिसीज, और जोनल पॉलिसीज में आपके साथ खेल हो सकता है। आप भी खेल करना चाहते हो कई बार कंपनी के साथ और आपको उल्टा पड़ जाता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। अब क्या होता है ना, पॉलिसी लेते वक्त आप अपने रूरल एरिया का एड्रेस डालते हो जहां पर आपका गाँव है, पर आप रहते शहर में हो और इलाज करवाने के लिए शहर के हॉस्पिटल जाओगे तो आपका 20% का कोपे लग जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि आपने पॉलिसी ली है गांव के एड्रेस पर और आप इलाज करवा रहे हो शहर में। तो आइडियली आपको शहर वाली पॉलिसी लेनी चाहिए थी जिसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा था, और आपने बचाने के चक्कर में एड्रेस दूसरा डाला। और इसका उल्टा क्या होता है, आप अगर अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो, पेरेंट्स रहते ही गांव में है, तो आपको डालना चाहिए उस केस में गांव का एड्रेस, और आप डाल देते हो शहर का एड्रेस और बेफालतू में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो। ये झंझट से बिल्कुल ही आपको मुक्त होना चाहिए। और आजकल की न्यू एज पॉलिसीज तो पैन इंडिया पॉलिसीज हैं, तो बस आपको लेते समय ये वेरीफाई करना है कि भैया ये जोनल है या पैन इंडिया है। अगर जोनल है और पॉलिसी बहुत अच्छी है तो फिर प्रॉपरली एड्रेस डालो, और अगर पैन इंडिया है तो ये टेंशन आपको नहीं लेनी। उसके बाद आता है एक्सक्लूजन्स। यस, अगर आपके कोई सब लिमिट भी नहीं है, सारी टाइप के डिजीजेस भी कवर्ड है, फिर भी एक क्वेश्चन जो आपको एग्जीक्यूटिव से पूछना है, मेरे को लिस्ट दे दो एक्सक्लूजन्स की। मुझे डे 1 पे पता होना चाहिए कौन से इलाज मेरी पॉलिसी में डे 1 से कवर्ड है ही नहीं और कभी होंगे भी नहीं। ये देखो, एक ही पॉलिसी में टोटल 35 एक्सक्लूजन्स हैं। इसमें सब आ गया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आ गया, हजार्डस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स आ गया, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ब्रीच ऑफ लॉ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो सब तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलना चाहिए क्लेम, बट देन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेन्युइन हैं, जो आपको मिल सकती थी, बट वो एक्सक्लूजन्स में है। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट नंबर 32 में लिखा है एनी हॉस्पिटलाइजेशंस विच आर नॉट मेडिकली नेसेसरी। अब बहुत सारे क्लेम ना यही बोल के रिजेक्ट होते हैं कि यार आपको जो बीमारी थी उसमें तो हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए ही नहीं था, आप तो ज़बरदस्ती जाके एडमिट हो गए और इसलिए हम आपको क्लेम नहीं देंगे। अब चाहे आपका डॉक्टर रिटर्न में स्टेटमेंट देता रह जाए कि नहीं आपको गंभीर बीमारी थी, आपका एडमिट होना ज़रूरी था, तो भी कंपनी मानने वाली नहीं है और क्लेम रिजेक्ट हो ही जाता है। फिर वही यूजुअल प्रोसेस, पहले कंपनी के ग्रीवेंस पोर्टल पे अप्लाई करो। यू हैव टू मेक योर केस वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू प्रूव कि मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी था। वो नहीं मानते हैं तो ऑम्बड्समैन में जाओ। खैर, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। बट देन पॉइंट नंबर 30 देखो, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, रिकॉर्ड चार्जेस,
टेलीफोन चार्जेस एंड सच अदर चार्जेस। मतलब कि काफी सारी चीजें एक्सक्लूजन लिस्ट में होती हैं और अपन को पहले से पता हो तो वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। अगला बहुत बड़ा झोल, और ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज पे अटेंशन टू दिस एंड प्लीज डू व्हाट इज राइट। याद है एप्पल ने आईफोन 7 में से हेडफोन जैक हटा दिया था। आपके जो तार वाले ईयरफोन्स थे वो यूजलेस हो गए। उसको देखा देखी सारी कंपनीज ने कॉपी किया, सब ने अपने अपने हेडफोन जैक हटा दिए और सब ने अपने अपने वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए जो कि 10 गुना ज्यादा प्राइस में बेचे। बस ऐसा ही कुछ नुकसान होने वाला है आपके साथ हेल्थ इंश्योरेंस में। बस यहाँ पर 10-15 हज़ार की बात नहीं होगी, 10-15 लाख तक जाएगी और आपका हेल्थ इंश्योरेंस से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा, अगर अभी तक नहीं उठा है तो, और पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी। ध्यान से सुनो, कुछ कंपनीज ने कुछ प्लान्स निकालने स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें आपको हमेशा एट ऑल टाइम्स सिर्फ कैशलेस क्लेम ही मिलेगा और सिर्फ उन्हीं के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल नेटवर्क्स में ही मिलेगा। मतलब कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जो उनके साथ टाइड अप ही नहीं है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कैशलेस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको रीएम्बर्समेंट क्लेम भी नहीं मिलेगा, पूरा मेडिकल बिल आप ही को पे करना पड़ जाएगा। कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, एक्सीडेंट होगा तो क्या आपको हेल्प करने वाले लोग आपकी पॉलिसी में से ये ढूंढेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल इसके साथ टाइड अप है? वो तो किसी में भी ले जाएंगे। या फिर मुझे कुछ प्लान सर्जरी भी करवानी है तो मैं मेरे मनपसंद हॉस्पिटल में जाऊंगा ना भाई। तो एक तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो कुछ कंपनीज ने धीरे धीरे पीछे से लाना स्टार्ट किया है। पॉलिसी लेते वक्त आप ये क्वेश्चन पूछ लेना कि ये वाली कंडीशन आपकी पॉलिसी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कौन सी कंडीशंस? 2 कंडीशंस। एक तो सिर्फ कैशलेस वाला क्लेम नहीं, आपको कैशलेस प्लस रीएम्बर्समेंट दोनों ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरा ये कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल है तो उसमें कैशलेस हो जाएगा और अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो उसमें रीएम्बर्समेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो क्लेम ही नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, कैशलेस क्लेम आपके लिए सही चीज नहीं है। आपके लिए हमेशा बेटर होता है रीएम्बर्समेंट वाला क्लेम। अब आपको लगेगा मैं उल्टी बात क्यों बता रहा हूं, बट प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपके पास पैसा है, लिक्विड सेविंग्स वगैरह है, तो आप अपने हॉस्पिटल का बिल खुद ही पे करो और बाद में क्लेम कर लो। रीएम्बर्समेंट में आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा। बट अगर आप कैशलेस लेकर जाते हो तो आपको क्लेम तो मिल जाएगा पर आपको वो अच्छी क्वालिटी के ट्रीटमेंट्स नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो और मोस्ट केसेस में आपको हॉस्पिटल मना कर देगा इलाज करने से जब तक आप आधा पैसा खुद नहीं भरोगे। आई नो आप काफी शॉक्ड हो सकते हो ये सुन के, बट इट्स ट्रू एंड आई एम इन टच विद इंडियाज बेस्ट हॉस्पिटल्स एंड बेस्ट डॉक्टर्स टू कंफर्म दिस। एक बहुत ही नफेरियस रिलेशनशिप स्लैश वॉर चल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स के बीच में जो आप तक नहीं पहुंचता है। और इस वॉर में सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका यानी पेशेंट का, अगर आप कैशलेस क्लेम लेते हो तो। मैं एक और वीडियो बनाकर इस स्कैम को आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए ये 2 पॉइंट आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। ये सब लिमिट, रूम रेंट और कोपे देखने के बाद भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, बट नेविगेट करना अगेन मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा। पॉलिसी बाजार का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट में। जैसा कि मैंने पहले बताया, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट आप अगर हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो वो लिंक यूज करके अपने लिए पॉलिसी खरीद सकते हो। अगेन कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जहां कंफर्टेबल है वहां से भी खरीद सकते हो, मुझे उतनी ही बराबर की खुशी होगी। बट इतनी सारी कंपनीज के इतने सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में से कौन से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आपके बिल्कुल काम के नहीं है, ये एक्सरसाइज करने के लिए पॉलिसी बाजार इज द बेस्ट प्लेस। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर हम जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद ये लोग आपको कॉल भी करेंगे। वो कॉल आने से पहले आप अपनी ये वाली रिसर्च करके रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप सही क्वेश्चंस उनसे पूछ पाओ। नीडलेस टू से कितने भी फॉर्म्स भरने पड़े, अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में झूठ कभी नहीं बोलना। जो बीमारियां हैं चुपचाप बता दो। फॉर्म भर के आपके पास सारी कंपनीज के सारे ही प्लान्स आ जाएंगे। उसमें आपको प्रीमियम भी लिखा है, कवर अमाउंट, कैशलेस हॉस्पिटल, सब कुछ लिखा है। ये सब कुछ एक बार को इग्नोर करके हम आएंगे फिल्टर्स पे। कवर में जाके अपना मनपसंद कवर लिख देते हैं, जैसे मुझे चाहिए 10 से 24 लाख। रूम रेंट टाइप में जाकर मैं नो रूम रेंट पर क्लिक कर दूंगा ताकि मुझे ऐसे ही प्लान्स दिखाई दें जिसमें रूम रेंट की कोई लिमिट है ही नहीं। पॉलिसी बेनिफिट्स, यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस भी होते हैं। कुछ पॉलिसीज में होंगे, कुछ में नहीं होंगे, बट आपको ऐसी पॉलिसीज लेनी है जिसमें ये दोनों चार्जेस हों, क्योंकि मेन ट्रीटमेंट या मेन सर्जरी से पहले और बाद में भी काफी दिनों तक आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। और ये एक्सपेंसेस अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही कवर्ड है तो बल्ले बल्ले। इसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट, ये थोड़ा कॉमेडी है। ऐसे बहुत सारे इलाज होते हैं जो एक ही दिन में हो जाते हैं, मतलब सुबह जाओ, इलाज करवाओ, शाम को वापस आ जाओ, एडमिट नहीं होना पड़ता हॉस्पिटल में। बट ऐसी पॉलिसीज जिसमें डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है, उसमें आपको जबरदस्ती एक रात हॉस्पिटल में बितानी पड़ती है, इवन दो आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको वो डे केयर वाले इलाज के पैसे नहीं मिलेंगे। तो डे केयर ट्रीटमेंट पे टिक कर दो। नो क्लेम बोनस पे भी टिक करना है, बताओ क्यों? दिस इज अ मस्ट हैव बेनिफिट। काफी साल ऐसे होते हैं जब आप पॉलिसी में से कोई क्लेम भी नहीं करते और उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है
आपका सम एश्योर्ड बढ़ा करके। तो मतलब आपके पास 10 लाख का सम एश्योर्ड है, आपकी पॉलिसी में क्लॉज होगा कि नो क्लेम बेनिफिट होगा 50% का, यानी 1 साल तक आपने क्लेम नहीं किया तो अगले साल आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 10 लाख से बढ़ के 15 लाख, उसके अगले साल 20 लाख, और ऐसे इन्फिनेटली नहीं बढ़ता जाएगा। काफियों में कंडीशन होगी कि डबल होके या ट्रिपल होके ये रुक जाएगा, बट देन 10 लाख की पॉलिसी से स्टार्ट किया था, अगर 20 और 30 लाख तक पहुंच जाते हो तो क्या बुरी बात है। एक ही चीज आपको पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव से पूछनी है कि जिस भी साल में मैंने क्लेम कर लिया तो ये जो मेरा नो क्लेम बोनस है ये कहीं इरेज या रोल बैक तो नहीं हो जाएगा 10 लाख पे, बस इतना इंश्योर करना है। उसके बाद आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट, उसके बाद आता है फ्री हेल्थ चेकअप। काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज में आपको साल में एक बार फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवाने का पैसा मिलता है, या उनके जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहां पर जाके आप चेकअप करवा सकते हो और क्लेम मार सकते हो। ये आपका नो क्लेम बोनस नहीं छेड़ता, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये क्लेम गिरने के बाद आपको नो क्लेम बोनस ना मिला जाए। ये वाला क्लेम वो मेडिकल क्लेम नहीं है। बट सोचो 2-2.5 रुपए के टेस्ट होते हैं एक साल में एक पर्सन के लिए, वो आप फ्री में करवा सकते हो, और ये हर साल टेस्ट करवा के इनकी फाइल्स मेंटेन करके ही आप अपना क्लेम लोगे। क्योंकि बहुत सारे क्लेम इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था, ये तो हम नहीं देंगे। आप अपने सालों साल की एनुअल हेल्थ रिपोर्ट से ये प्रूव करोगे कि आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं था, और ये काम भी आप कंपनी के खर्चे पे कर सकते हो। उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन एंड फार्मेसी भी काफी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। तो अपन को इसमें से सारे फीचर्स चाहिए। प्रीमियम पर मंथ, अब ना प्रीमियम पर मंथ को एक बार नो प्रेफरेंस पे कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फीचर्स भी सारे चाहिए और प्रीमियम भी अपनी मर्जी का चाहिए। एक बार को इसको नो प्रेफरेंस पे डालते हैं। पोर्टेबिलिटी पे जाते हैं, तो अभी मैं बाय न्यू प्लान पे रख रहा हूं, आप पोर्ट एग्जिस्टिंग प्लान पे भी सर्च कर सकते हो। एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड पे 2 साल, 3 साल और 1 साल के ऑप्शन है, या फिर नो प्रेफरेंस है। लेट्स से 1 साल का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है पॉलिसी पीरियड, या तो आप 1 साल की ले सकते हो, या 2 या 3। 3 साल की लोगे तो 15% डिस्काउंट, 2 साल की लोगे तो 10% डिस्काउंट, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और आखिर वाले फिल्टर में ऐसी कंपनीज ही सेलेक्ट करो जिनके नाम पर आपको भरोसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं HDFC सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीवा बूपा जो पहले मैक्स बूपा था, इनके नाम पता नहीं क्यों बार बार चेंज हो जाते हैं, और टाटा। अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करते ही जादू हो गया, ऐसी कोई पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब मैं आपको यही बताना चाहता था कि काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरी में अच्छी लगती हैं, बट सारे फीचर्स मिलाकर कोई पॉलिसी बनती ही नहीं है। इसमें से एक फीचर हटाऊंगा तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो फीचर कौन सा है? वो फीचर है एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड। मैंने 1 साल पे सेलेक्ट किया था। काफ़ी पॉलिसीज़ हैं जो 1 साल का वेटिंग पीरियड देती हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में, बट वो बाकी सारे फीचर्स ऑफर नहीं करती। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में अगर मैं नो प्रेफरेंस लगा देता हूँ, एक बार देखता हूँ कौन सी पॉलिसीज आती हैं, तो मुझे यहाँ पे 3 कंपनीज की पॉलिसीज मिल गई। और इसमें से अगर डॉक्टर कंसल्टेशन भी हटा दूं तो काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें से मैंने ओरिजिनली जो नीवा बूपा, HDFC और टाटा सेलेक्ट किए थे, उन तीनों कंपनीज की भी पॉलिसीज इसमें है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड 1 ईयर ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लो, बट देन आपको कोई ना कोई दूसरे फीचर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब वो पॉलिसी बाजार वाले कॉल करेंगे तब उनसे रिक्वेस्ट कर लेना कि मुझे ये वाला फीचर चाहिए, बट इसके साथ साथ मुझे दूसरे फीचर्स पे ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना है। तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो एक बार को ढूंढना पड़ेगा, बट तभी करना जब फैमिली में कोई है जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के कारण आपको डर है कि नियर फ्यूचर में हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ सकता है, और तब उनको कवर चाहिएगा। अब इसमें से मैं कोई सी भी एक पॉलिसी खोलता हूं जस्ट फॉर एन एग्जांपल। लेट्स टेक HDFC ERGO Optima Secure। यहां पर सबसे पहले लिखा है कवर अमाउंट 10 लाख रुपीज प्लस 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा फ्रॉम डे 1। क्या कंडीशन है वो देखेंगे, पहले नीचे आओ। इसमें लिखा है डिस्काउंट अवेलेबल है आपके पास। एग्रीगेट डिडक्टेबल 50,000 रुपए का अगर आप लेते हो तो आप हर साल प्रीमियम में 5,000 रुपए बचाओगे, यानी ये 13,000 रुपए की जो पॉलिसी है आपको 7,500 रुपए में पड़ेगी हर साल। कैच क्या है? आप हर साल 5,000 रुपए का प्रीमियम बचाओगे, बट आपको 10 साल तक क्लेम बिना किए ये प्रीमियम बचाओगे, तब जाके आप 50,000 रुपए का प्रीमियम बचा पाओगे। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको आज पैसा बचा के उसको कहीं इन्वेस्ट वगैरह करना है, वो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लगा सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि ये वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट है, एटलीस्ट इसमें कोई भी डिडक्टेबल ना हो, कोई भी को पे ना हो, मैं प्रीमियम देने को तैयार हूँ। उसके बाद वापस ऊपर आएंगे, ऑप्टिमा सिक्योर के नीचे लिखा है सी ऑल फीचर्स। यहाँ पर एट अ ग्लांस आपको पॉलिसी के सारे फीचर्स दिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रूम रेंट लिमिट नहीं है, बहुत ही बढ़िया। रिस्टोरेशन ऑफ कवर जो बाहर लिखा था उसकी कंडीशन लिखी है यहाँ पर 10 लाख रुपीज वंस इन अ ईयर फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसेस। अब कई पॉलिसीज में ना ऐसा भी होता है कि वंस इन अ ईयर नहीं, मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर आपको रिस्टोर करने देते हैं। जितनी बार भी आपका कवर एग्जॉस्ट होगा उतनी बार वो रिस्टोर हो जाएगा, बट देन उसकी हिडन कंडीशंस ज़्यादा होती हैं। उसमें यूजुअली ये पाया जाता है कि आपकी कोई रिलेटेड इलनेस है, मतलब एक बीमारी के लिए आप एक ही बार जा सकते हो, 2 या 3 बार जा रहे हो हॉस्पिटल,
तो आप वो रिस्टोरेशन का कवर यूज नहीं कर पाएंगे। बट इसमें लिखा है साफ साफ, रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों टाइप की इलनेस के लिए आप रिस्टोरेशन यूज कर सकते हो। इन दैट केस एक बार भी अगर रिस्टोर होता है तो बड़ी बात है, क्योंकि आपका कवर बेसिकली 10 लाख से बढ़कर 20 लाख के इक्विवेलेंट मान सकते हो, इक्वल नहीं। कोई ना कोई और हिडन कंडीशन हो सकती है, आपको फोन पे पूछना पड़ेगा। उसके नीचे है नो क्लेम बोनस, 5 लाख रुपए ऑन फर्स्ट रिन्यूअल और 10 लाख रुपए ऑन सेकंड रिन्यूअल। मतलब कि आपने अगर 2 साल लगातार क्लेम ही नहीं किया तो आपका सम अश्योर्ड बढ़कर हो जाएगा 10 लाख से 20 लाख, या जितने का भी आपने कवर लिया है वो बढ़कर डबल हो जाएगा आफ्टर 2 years ऑफ नो क्लेम्स। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। इसमें यूजुअली कोई ऐसी हिडन कंडीशन होती नहीं है, आपका बेस सम अश्योर्ड ही बढ़ जाता है। डबल होने के बाद ये स्टेबल रहेगा। बस एक चीज आपको फोन पे पूछनी है कि ये डबल हो गया जिस दिन, उसके बाद अगर मैं क्लेम करता हूं तो क्या ये वापस 10 लाख पे रोल बैक तो नहीं हो जाएगा? ये वहीं रहना चाहिए। उसके नीचे लिखे हैं कैशलेस हॉस्पिटल्स। इसके जितने भी 9,500 जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, ये देखकर लुभावित नहीं होना है। आपको वेगस जाके थोड़ी ट्रीटमेंट करवाना है, आपको आपके जिले में देखना है कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स आपके आसपास हैं, तो वो चेक करो इस लिस्ट में से एंड देन टेक अ डिसीजन। कोपे भी 0 है, यानी 100% पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 60 और 180 दिन का कवरेज मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट भी है। ये थोड़ा कॉमेडी है, मैंने आपको बताया। आपको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है एक रात के लिए ताकि आपको क्लेम मिल पाए। अगर कोई इलाज एक ही दिन में बिना एडमिट किए भी हो सकता है तो वो भी कवर्ड होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम भी मिलेगा आपको 10 लाख रुपए का, और एम्बुलेंस भी मिलेगी 10 लाख रुपए की। अब ये कौन सी एम्बुलेंस होती है? हेलीकॉप्टर वाली, एयर एम्बुलेंस। एंड जाहिर सी बात है, एयर वाली मिल रही है तो रोड वाली भी मिल जाएगी। बस ये आपको याद रखना पड़ता है, इमरजेंसी के टाइम पे आपने अगर एम्बुलेंस भी बुला ली है अपने पैसों से तो बाद में उसको भी क्लेम कर सकते हो। बाकी बहुत लोग करते नहीं है। उसके बाद वेटिंग पीरियड में लिखा है एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए 3 साल है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। स्पेसिफिक इलनेस यानी वो स्लो ग्रोइंग डिजीजेस के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। मैटरनिटी कवर इसमें नहीं मिलता है। अगर आपको मैटरनिटी चाहिए तो ये रहा आपका आंसर, आपको दूसरी पॉलिसी ढूंढनी पड़ेगी। एडिशनल फीचर्स में आपको आयुष ट्रीटमेंट भी मिलते हैं, यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब मैंने रट्टा मारा है आपको बताने के लिए। आयुष का फुल फॉर्म होता है ये। इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो 10 लाख रुपए तक का कवर्ड है। अगर आपको आयुष ट्रीटमेंट्स चाहिए तो आपको पॉलिसी में चेक करना पड़ेगा, हर पॉलिसी नहीं देती है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन मिलेगा 5 लाख का, ऑर्गन डोनर मिलेगा आपको 10 लाख का, एनिमल बाइट वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा। एनिमल बाइट बहुत खतरनाक होती है, एक बार अपने खर्चे पे ही लगवा लेना वैक्सीनेशन, बट जरूरी है। उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज में देखो नीचे फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है आपको अप टू 2,000 रुपीज फॉर इंडिविजुअल पॉलिसीज और 5,000 रुपए फैमिली फ्लोटर के लिए। आपका जो फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होता है जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, CBC, ये सारे ही टेस्ट आपको साल में एक बार वैसे भी करवाने चाहिए, और इसका कॉस्ट अराउंड 1,500-2 हज़ार रुपए ही आता है, जो आपका कवर्ड है साल में एक बार। अब आपको क्या करना है, आपको यही फीचर उठाना है, किसी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाना है या अलग से जाके टेस्ट करवा के क्लेम करना है ये पैसा, और हर साल टेस्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर करके आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है, जो आप यूज़ कर सकते हो कभी भी कंपनी अगर आपके साथ गलत करे तब। कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है ये बोलकर कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था। आप उन रिपोर्ट से ये बता सकते हो कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं था, आप हर साल अपना मेडिकल चेकअप करवाते हो, और ये काम आप कंपनी के पैसों पे ही करवा रहे हो। एक और फीचर है ई कंसल्टेशन, जो आपको अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। उसके बाद डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल आपको नहीं मिलने वाला, साफ मना कर दिया भैया। उसके बाद डेली कैश अलाउंस भी मिलेगा आपको 800 रुपये पर डे का, मैक्सिमम है 4800 रुपीज़, यानी हॉस्पिटलाइजेशन के 6 दिन तक आपको 800 रुपये पर डे कैश भी मिलेगा। आपके परिवार वाले ओला उबर से आपको देखने आ रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह, खाना वाना खा रहे हैं कैंटीन में, वो सबका खर्चा कवर होता है इससे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर आउट पेशेंट कंसल्टेशन बेनिफिट्स, जो इसमें नहीं मिलता है। इसका मतलब ये डॉक्टर कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, फार्मेसी कॉस्ट, ये काफ़ी कम पॉलिसीज में ही मिलता है, ज़्यादातर पॉलिसीज में नहीं मिलता है। बट नाउ यू नो कौन से फीचर्स होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। एक बार खुद करके देखो, जो मैंने आपको नीचे लिंक दिया है पॉलिसी बाजार का, उस पर क्लिक करो और ये पूरी एक्सरसाइज खुद करके देखो। आपको थोड़ा फील आएगा, आपको समझ में आएगा कि पॉलिसीज कैसे आप रिव्यू कर सकते हो। रुको, और भी फीचर्स हैं जो आपको पूछने पड़ेंगे। आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी। मान लो बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, बहुत बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपने चूज किया है, बट उसमें एक क्लॉज है कि जब आप एज 60 क्रॉस करोगे उसके बाद वो बंद हो जाएगी। बट जब हमें बहुत सारी बीमारियां भी 60 साल की उम्र के बाद ही आती हैं, तो 60 साल के बाद हमें कंटिन्यूटी चाहिए, तो ऐसी पॉलिसीज को अवॉइड करना है। कंटिन्यूटी मैटर्स। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर, इसे बोलते हैं सुपर टॉपअप या फिर टॉपअप। ये इंडिविजुअल स्टैंड अलोन पॉलिसीज होती है जो आपके ओवरऑल कवर अमाउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, आपका बेस कवर होगा 10 लाख रुपए का, बट आपने साथ में ले लिया 30 लाख रुपए का सुपर टॉपअप, तो अब आपका टोटल इंश्योरेंस कवर हो जाएगा 40 लाख, जो बहुत बढ़िया बात है। बट अब झोल सुनो,
सुपर टॉपअप और टॉपअप में बहुत बड़ा डिफरेंस है और आपको शॉर्ट आंसर चाहिए तो सुपर टॉपअप ही लेना, टॉपअप बिल्कुल मत लेना। और अगर आपको झोल जानना है तो सुनो, दोनों ही पॉलिसी सुपर टॉपअप और टॉपअप में एक डिडक्टेबल लिमिट होती है। डिडक्टेबल वो अमाउंट होता है जहां तक का बिल आपको अपनी जेब से भरना है, उसके ऊपर का बिल ही आप इस पॉलिसी में से क्लेम कर पाओगे, यानी सुपर टॉपअप या टॉपअप में से। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपका बेस इंश्योरेंस कवर है 10 लाख रुपए का और आपका सुपर टॉपअप है 30 लाख रुपए का, जिसमें डिडक्टेबल 10 लाख रुपए का है। तो आप सेफ हो, 10 लाख रुपए तक का बिल आप अपनी बेस कवर से पे करवाओगे और 10 लाख के ऊपर गया बिल तो आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी। बट व्हाट इफ आपका बेस कवर है 10 लाख रुपए का, सुपर टॉपअप है 30 लाख रुपए का और सुपर टॉपअप में डिडक्टेबल है 20 लाख रुपए का और आपका मेडिकल बिल बना है 25 लाख रुपए का। तो पहले 10 लाख रुपए निकले आपके बेस कवर में से, बाद के 10 लाख रुपए आपको जेब से पे करने पड़ेंगे, क्योंकि सुपर टॉपअप बोल रहा है डिडक्टेबल जितना अमाउंट तो आप ही को पे करना है, तो 10 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। बट फिर टोटल बिल क्योंकि 25 लाख रुपए का है तो डिडक्टेबल के ऊपर का जो 5 लाख रुपए है वो निकलेगा आपकी सुपर टॉपअप 30 लाख रुपए की पॉलिसी से। तो कहने को आपको 40 लाख का कवर मिला, बट आपको 10 लाख रुपए फिर भी अपनी जेब से पे करने पड़ गए 25 लाख के क्लेम के लिए। ये विचित्र सिनेरियो आपके साथ नहीं होगा अगर आप अपनी पॉलिसी के साथ ही सुपर टॉपअप लेते हो। तो आइडियली आपका डिडक्टेबल बेस कवर के बराबर ही रहता है, ताकि बेस कवर एग्जॉस्ट होते ही आपका सुपर टॉपअप एक्टिवेट हो जाए। बट मेन प्रॉब्लम जो आपके साथ हो सकती है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं टॉपअप नहीं लेना, वो सुनो। 10 लाख का बेस कवर, 30 लाख का अब आपने ले लिया टॉपअप, और टॉपअप में डिडक्टेबल भी 10 लाख रुपए का है। अब आपको 2 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा 1 साल के अंदर अंदर, दोनों बार आपका बिल बना 5 लाख और 5 लाख। तो 2 बार तो आपने अपने बेस कवर में से 5-5 लाख दिए और अब आपका इस साल के लिए बेस कवर हो गया 0। तीसरी बार आपको फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ा, आपका बिल बना 3 लाख रुपए। आप बोलोगे टॉपअप में से दे देते हैं। टॉपअप बोलेगा ओ हेलो, आपने डिडक्टेबल कब हिट किया? आप बोलोगे किया ना यार, 2 क्लेम को मिला के 10 लाख पूरा हो गया मेरा। टॉपअप बोलेगा एक क्लेम में 10 लाख होना चाहिए था। तो अगर आपको इस सिनेरियो में टॉपअप से कुछ क्लेम करना है तो आपका बिल, एक सिंगल बिल 10 लाख से ऊपर बनना पड़ेगा पहले तो। इसीलिए टॉपअप का स्कोप बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सुपर टॉपअप में ये नहीं होता। सुपर टॉपअप बोलता है आपको साल में एक बार, चाहे एक बिल में चाहे अलग अलग बिल के टुकड़ों में भी आपने एक बार भी मेरा डिडक्टेबल फुलफिल कर दिया तो मैं उस साल आपको अपने 30 लाख रुपए के कवर में से क्लेम दे दूंगा। तो 5-5 लाख के 2 मेडिकल बिल आपने निकाले अपने बेस कवर से। उसके बाद जो 3 लाख का बिल है, भले ही इंडिविजुअल बिल अमाउंट में डिडक्टेबल हिट नहीं हो रहा है 10 लाख का, बट ओवरऑल देखा जाए तो आपने 2 बार 5-5 लाख के बिल बना करके 10 लाख की लिमिट अचीव कर ली है एंड अब आप 3 लाख रुपए का सुपर टॉपअप में से क्लेम ले पाओगे। तो आपके लिए 2 लेसन हैं, एक तो आपको सुपर टॉपअप लेना है, टॉपअप नहीं लेना है। उसमें भी आप पूछ लेना कि कब इसमें से मैं क्लेम नहीं ले पाऊंगा, अगर कोई और कंडीशन होगी तो आपको पता चलेगी। और ध्यान रखना, डिडक्टेबल आपका बेस कवर के बराबर ही होना चाहिए। बेस कवर कम हुआ और डिडक्टेबल ज्यादा हुआ तो बीच का जो अमाउंट है वो भी आपको अपनी जेब से देना पड़ जाएगा। और एक बात, जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो आपको सुपर टॉपअप की पॉलिसी भी उसी कंपनी से लेनी है। आप किसी भी और कंपनी से ले सकते हो और जनरली सुपर टॉपअप ऑफर करने के लिए कंपनीज थोड़ी कम है। बट अगर सेम ही कंपनी से दोनों पॉलिसी आपको मिल जाए तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट में फायदा हो जाएगा। आप अगर किसी दूसरी कंपनी से सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते हो तो शायद आपको सुपर टॉपअप के क्लेम में कैशलेस की फैसिलिटी ना मिले। अगर ठीक ठाक पैसा सेव करते हो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको उस समय फील नहीं होगी, बट वर्थ नोटिंग। नीचे अगर देखें तो अपने पास कुछ एड ऑन्स हैं जिसमें सुपर टॉपअप भी है और क्रिटिकल इलनेस एड ऑन्स भी है। सुपर टॉपअप के रेट्स काफी चीप होते हैं बेस पॉलिसी के कंपैरेटिवली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीवा बुपा का आपका हेल्थ रिचार्ज सुपर टॉपअप पॉलिसी जिसमें 40 लाख का कवर है, ये 782 रुपीज मंथली प्रीमियम पे आपको पड़ेगा और डिडक्टेबल इसमें लिखा है 10 लाख और 10 लाख तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में बेस कवरेज में कवर्ड है। यानी ये कॉम्बिनेशन मैथमेटिकली मेक्स सेंस। अब काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पर मुझे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो क्या अभी भी मुझे कोई अलग से हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है? और उसका आंसर है यस। पहली बात तो ये, पहले के टाइम में जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स थे उसमें आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी कवर मिलता था, बट आजकल के पॉपुलर प्लान्स में पेरेंट्स के लिए कोई कवरेज है नहीं। उसके बाद कॉर्पोरेट प्लान्स में जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है वो भी काफी लिमिटेड हैं। अगर आपको अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो हो सकता है आप नहीं करवा पाओ। और हाँ, जहाँ ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जब आप जॉब छोड़ोगे तो उस कॉर्पोरेट प्लान को आप इंडिविजुअल प्लान में कन्वर्ट करवा सकते हो, यानी पोर्ट करवा सकते हो, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लान कब तक एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मान लो अगर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है, नेक्स्ट ईयर आपकी कंपनी को वो प्रीमियम पे करके रिन्यू करवाना पड़ेगा और रिन्यू करवाते समय टर्म्स चेंज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी कंपनी को इंश्योरेंस देने से मना कर दे जब रिन्यूअल का टाइम आए। तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान की स्टेबिलिटी पर भी एक क्वेश्चन है। और मान लो आपने 10 साल नौकरी करी, आपके पास 10 साल तक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है
उसके बाद अगर नहीं है, अब आपको इंडिविजुअल प्लान लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, आपकी एज 10 साल आगे जा चुकी है और इन 10 सालों में हो सकता है कोई ना कोई बीमारी आ चुकी है, तो एज और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की वजह से अब आपको उतने ही अमाउंट का कवर डबल प्रीमियम में पड़ेगा। इसीलिए आपको यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना है बिना बीमारियों वाले टाइम पर, ताकि आपका प्रीमियम कम आए और कवर ज्यादा आए। अब बात ये आती है कि हमें ये समझ में आ गया पॉलिसी कैसे चूज करनी है, कंपनी कैसे चूज करें, और इसका कोई आसान आंसर नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी दूध की धुली तो है नहीं। मेरे पास केयर की भी कंप्लेन आती हैं, स्टार हेल्थ की भी आती हैं, नावी की भी आती हैं, किसी भी कंपनी को ले लो, मेरे पास सबकी कंप्लेंट्स आती हैं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट बताता हूं जो शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला तो ये कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर तो उनका फायर इंश्योरेंस भी आ गया, मोटर इंश्योरेंस भी आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस उनका पूरा मेन बिजनेस नहीं है, पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ऐसी कंपनीज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से केटर करती हैं, उनको पैकेज बनाकर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी बेच दिया, फायर भी बेच दिया, मोटर भी बेच दिया, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे से सर्विस करते हैं। वहीं कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो 4-5 ही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही बेचती हैं, डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जिनका मेन क्लाइंटेल है रिटेल कस्टमर्स, जो कि हम लोग। तो क्योंकि इनका मेन धंधा ही हेल्थ इंश्योरेंस से आता है और हम लोगों को बेचकर आता है, तो नेचुरली ऐसी कंपनीज की जो सर्विस है दूसरी कंपनीज से थोड़ी सी फास्ट है। अगर क्लेम रिजेक्ट भी होना होगा ना तो तुरंत हो जाएगा। तो क्लेम फाइल करने से लेकर रिजेक्ट या अप्रूवल तक का प्रोसेस काफी स्मूथ और फास्ट रहता है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं कॉल्स पर, और नेचुरली इन कंपनीज के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट्स का नंबर भी हाई दिखेगा कंपैरेटिव टू जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को केटर करती हैं। किसी एक कॉर्पोरेट को भी अगर पैकेज बेचा तो उसके अंदर 500 बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, उसके अंदर से अगर 50 लोगों को कंप्लेन आती भी है तो उनका HR एक कलेक्टिव कंप्लेन भेज सकता है। बट अगर कोई डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरर है जो कि हम जैसे लोगों को अप्रोच करता है तो उनके रिटेल क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, और अगर मुझे कोई दिक्कत है तो कंप्लेन मैं फाइल करूंगा, आपको दिक्कत है तो आप फाइल करोगे। तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट दोज जनरल इंश्योरेंस कैन बी फ्यूअर देन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरर्स। बट लाइक आई सेड, कोई भी दूध का धुला तो है नहीं, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए, सर्विस थोड़ी फास्ट चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चूज कर सकते हो। उसमें ये 4-5 नाम आते हैं, और इसमें भी फर्दर नैरो करने के लिए आप 2 कंडीशंस और सेटिस्फाई करवा लो। पहले तो सबसे बड़ा ब्रांड नेम चूज कर लो, सबसे ज्यादा गुडविल किसकी है, और फिर उसमें देखो कि क्या जो पॉलिसी आपको चाहिए क्या वो कंपनी ऑफर कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो ऑफर नहीं कर रही है तो उससे सेकंड बेस्ट पे चले जाओ। पॉलिसी खरीदने का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और टॉप कमेंट में आप पॉलिसी बाजार से खरीद सकते हो। ना सिर्फ खरीद सकते हो बल्कि खरीदने के बाद क्लेम के टाइम पे पॉलिसी बाजार की टीम भी आपको क्लेम प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। काफ़ी सिटीज़ में वो आपके हॉस्पिटल आकर पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, और कुछ सिटीज़ में जहाँ वो नहीं है बट फ्यूचर में आ जाएंगे, वहाँ पर आपको फ़ोन पर भी प्रॉपर असिस्ट करते हैं। इनफैक्ट जो केस मैंने आपको इंट्रो में बताया था, वो केस को सॉल्व करने के पीछे और उस पर्सन को क्लेम दिलवाने के पीछे पॉलिसी बाजार का बहुत बड़ा रोल था। दैट आई अप्रिशिएट। अल्टीमेटली मैं आपको कंपनी के नाम भी बता सकता हूँ, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको बोला था कि नाम बताने को तो 2 मिनट में बताकर वीडियो खत्म हो सकता है, बट इट्स एन एजुकेशनल वीडियो जो आपको ये सिखाता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या क्या कारनामे चलते हैं, कैसे आपको नेविगेट करना है। कल को कुछ और चीज़ें बदल सकती हैं, अगर आप इक्विप्ड हो ये सारी चीज़ें पकड़ के आइडेंटिफाई करने में, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। और अगर आपने खुद की रिसर्च करके कुछ डिसाइड किया है तो वो आपका अपना डिसीजन है, आपकी अपनी ओनरशिप है। आपको रात को नींद अच्छे से आएगी, और मुझे भी नींद अच्छी आएगी ये सोच के कि मैंने आज आप लोगों को कुछ नया सिखाया है और आप लोगों की लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड किया है। इसी के साथ थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो। आई होप आपने वीडियो समझ के नहीं, पॉडकास्ट समझ के तो देख ही लिया होगा, और यहाँ तक आए हो तो नीचे कुछ बढ़िया बात लिख के जाना, जागरूक जनता ही लिख देना कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। स्टे जागरूक। बाय बाय।